हेलो गाइस, तो आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पता क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। यस, आज हमारा जो पार्ट होने वाला है वो पार्ट नंबर हमारा होने वाला है 6। हमारे 5 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारे 5 पार्ट नहीं देखे हो तो जाओ एक काम करो, सबसे पहले इस वाली वीडियो को रोक कर इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको हमारे 5 वीडियो को लिंक दिखाई दे जाएंगे। उन लिंक पर जाना, उन 5 वीडियोस को आप 1 बाय 1 करके फटाफट से देख लेना, जिससे कि आपको 6th पार्ट हमारा काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम इस वाली वीडियो को काफी डिटेलिंग में करने वाले हैं। इसमें जो मैं एंट्री कवर करूंगा काफी हार्ड लेवल की एंट्री होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे 5 पार्ट को देखकर ही आओगे, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। अदरवाइज ये पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला। तो उम्मीद करता हूं भाई और बहनों से जाओ फटाफट से 5 पार्ट देख कर आओ और फिर आओ हमारे 6th पार्ट पर। आज हम लोग इस वाले पार्ट में क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग इस वाले पार्ट में सीखेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज के बारे में। ऐसी एंट्रीज जो काफी हार्ड लेवल की मानी जाती हैं, हार्ड लेकिन होती नहीं है। हार्ड लेवल की मानी जाती है, हार्ड लेकिन होती नहीं है। तो आपको सारी की सारी एंट्रीज आपको अच्छे तरीके से कवर करनी है। अब जब आप ये एंट्रीज कवर करोगे तो आपको हमारे वही 8 रूल जो मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियोस में बता रखे हैं, हमारे 8 रूल्स काम आते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 रूल अगर आपको पता है तो आप हमारी इस दुनिया भर में जितनी भी एंट्रीज बनी है, आप किसी भी एंट्रीज को एक ही बार में कर पाओगे। तो आप एक काम करना, जल्दी से जाओ हमारी उन वाली वीडियोस को देख लेना और हमारे सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से कवर कर लेना। तो चलिए हम लोग आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ शंकर स्टोर्स। आपको शंकर स्टोर्स के जर्नल में ये कुछ ट्रांजैक्शन से आपको रिकॉर्ड करनी है। 2015 का क्वेश्चन है। 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, उसके बाद ऐसे करते करते 17, 20, 28 तक आपको सारे के सारे ट्रांजैक्शन करनी है। तो चलिए करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं ऑलरेडी एक इस तरीके से फॉर्मेट बना रखा है जर्नल का। आपको इसमें एंट्रीज करनी है। तो बताइए सबसे ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग। जर्नल किसका है ये? जर्नल है ये शंकर स्टोर्स का। तो जर्नल ऑफ शंकर स्टोर्स आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो आपको पता ही है यहाँ पर हमारे कॉलम कौन कौन से आते हैं, ये आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। हम लोग यहाँ लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, ये वही पुरानी तरह। उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो चलिए हम लोग 2015 का क्वेश्चन कर रहे हैं। याद रखना आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं सभी में मैं आपको फॉर्मेट तो बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखूंगा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट एंट्रीज करेंगे, क्योंकि अब आप परफेक्ट हो चुके हो। और शायद मैं अब ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों को नरेशन भी ना बताऊं, क्योंकि नरेशन भी आप लोग लिखना सीख चुके हो। हम लोग जो मेन पॉइंट है एंट्री किस तरीके से करी जाती है, हम एंट्रीज पर ही फोकस करने वाले हैं। तो चलिए 1 अप्रैल की एंट्री करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख, पेड इनटू बैंक ₹4 लाख। देखो मैंने 5 लाख रुपए से करा है अपने बिजनेस को स्टार्ट, ठीक है। और उसमें से जब 5 लाख रुपए मैंने डाले अपने बिजनेस में, इसको समझाने के लिए ना आपको एग्जांपल देखना पड़ेगा। ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस का मालिक है, ये 5 लाख रुपए डाल रहा है, ये 5 लाख रुपए डाल रहा है और करेगा अपने बिजनेस को स्टार्ट। तो यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर कितने रुपए आए? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए आपको डेबिट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज आती है उसको डेबिट करते हैं। और 2 क्या बोल दोगे आप लोग? कैपिटल। क्यों? क्योंकि मुझे कभी ना कभी पैसा अपने मालिक को वापस करना है। अब जो भी चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो। 5 लाख रुपए आ रहे हैं, 5 लाख को डेबिट कर दो, 2 कैपिटल कर दो 5 लाख रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से कह रहा है पेड इनटू बैंक ₹4 लाख। यहां पर जब 5 लाख रुपए आए ना, तो बिजनेस पूरे 5 लाख से स्टार्ट नहीं करा, बिजनेस करा है स्टार्ट अभी 1 लाख रुपए से। मतलब कहने को तो आप कह सकते हो कि 5 लाख रुपए से ही करा है, लेकिन 1 लाख रुपए नगद लाकर करा है और 4 लाख रुपए अभी इन लोगों ने बैंक में डाल दिए। जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे, लेकिन 5 लाख रुपए डाले इस बिजनेस के मालिक ने, इस बिजनेस में 5 लाख रुपए डाले। तो बताओ एंट्री क्या बनने वाली है? पैसा आया बिजनेस के अंदर, कैश, अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपए। अब आपको सर 5 लाख रुपए आए हैं। अरे ठीक है 5 लाख रुपए आए हैं, तो मेरे दोस्त 4 लाख रुपए बैंक में आए ना, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या समझ में आया? पूरे के पूरे 5 लाख रुपए पैसा आया। 1 लाख रुपए, 4 लाख बैंक में डाल दिया हम लोगों ने तुरंत के तुरंत, और 4 लाख से हमारी कैपिटल, 5 लाख से हमारी क्या होगी? कैपिटल। 1 लाख रुपए कैश, 4 लाख रुपए बैंक में और 5 लाख रुपए हमारी बन गई कैपिटल। समझ में आया? तो चलिए
करते हैं हम लोग 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1,40,000। मैंने 1,40,000 रुपए का माल परचेज करा है, गुड्स इन ऑल, मतलब मैंने 1,40,000 का माल परचेज करा है, जिसमें से कह रहा है आउट ऑफ विच हाफ द गुड्स वॉज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुंदर। मैंने मिस्टर सुंदर से उस 1,40,000 में से मैंने हाफ माल उधार परचेज करा है, तो बाकी मैंने कैसे परचेज करा होगा, नगद परचेज करा होगा। तो बताओ हमारे बिजनेस के अंदर कितना माल आया है। देखो माल तो हमारे बिजनेस के अंदर पूरे के पूरे 1,40,000 रुपए का ही आया है। तो आप क्या बोलोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल आ गया हमारे पास, कितने रुपए का माल आ चुका है हमारे पास, 1,40,000 रुपए का, 1,40,000 रुपए का। 2, हमसे पैसा कितना गया, हमसे अभी सर आधा पैसा गया, नगद गया है आधा, क्योंकि आधा उधार माल खरीदा है, तो आधा जाएगा तो क्रेडिट करो, कितने रुपए जाएंगे आधे हमसे, 70,000 रुपए। और 2 आधे पैसे जाएंगे, अभी गई नहीं, तुम्हारी लाइबिलिटी बन जाएगी, और लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। और मैंने आपसे बोला है लाइबिलिटी हमेशा बाय नेम्स आती है, और लाइबिलिटी का नाम क्या है, मिस्टर किससे माल खरीदा है आपने, देख लेते हैं, मिस्टर सुंदर से माल खरीदा है, तो 2 मिस्टर सुंदर, ठीक है। आपने 70,000 उसको पेमेंट कर देना बाद में, ये हो जाएगी हमारी सेकंड एंट्री। उसके बाद करते हैं 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को बोल रहा है परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 2 लाख। मैंने 2 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज करी है एंड पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज। देखो बिल्डिंग खरीदते हैं ना, तो बिल्डिंग ऐसी नहीं खरीदी जाती है, जो दिलवाने वाला होता है ना उसको हमें कमीशन देना पड़ता है, कुछ दलाली देनी पड़ती है। तो मैंने अपनी बिल्डिंग के 2% मैंने उसको दलाली दे दी है, मतलब 2 लाख का 2% मैंने उसको करीब अप्रोक्स 4,000 रुपए मैंने उसको दलाली के पे कर दिए। कह रहा है ऑल्सो इनकर्ड 24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन चार्जेस वर पेड इन कैश। जब हम लोगों ने बिल्डिंग परचेज करी थी तो 24,000 रुपए का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था, और वो दाखिल खारिज करवानी पड़ती है, 24,000 रुपए ये भी देने पड़ गए हमें, वो दिए हम लोगों ने नगद। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला भी था जब भी हम लोग कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, तो जब भी हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, उसकी परचेज करने पर जितने भी खर्चे हो रहे होते हैं, जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाती तब तक सारे कॉस्ट हम लोग उसमें ऐड करते रहते हैं। तो बताओ 7 अप्रैल को बिल्डिंग कितने की पड़ी, बिल्डिंग पड़ी है सर 2 लाख रुपए की, तो ये पड़ी है। अब 2 लाख पे 2% कमीशन दिया 4,000 रुपए का, सर ये भी इसी कॉस्ट में ऐड करो, तो 2 लाख और 2,000 कितने हो गए, नहीं 2 लाख और 4,000 कितने हो गए, 2,06,000 और 24,000 रुपए ये हो गए, नहीं शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। 2 लाख का 2% कितना हो गया, 4,000, और उसके बाद 24,000 रुपए मैंने इसके रजिस्ट्रेशन पे खर्चा कर दिया। तो मुझे बताओ बिल्डिंग कितने की पड़ी आपको, ये बताओ। ये बिल्डिंग पड़ेगी आपको 2,28,000 रुपए की, 2,28,000 रुपए की, बिल्कुल सही बोला। तो बताओ आपने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग असेट्स है, असेट्स के नाम से आती है हमेशा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,28,000 रुपए। टू बैंक क्यों लिखा है बताओ, मैंने फटाफट से 2 लाख रुपए बैंक क्यों लिखा, क्योंकि आपने जो 2 लाख पे करे हैं ना, ये आपने चेक से पे करे हैं, ये आपने चेक से पे करे हैं, ऐसा इसमें एज्यूम कर लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें कहीं भी नहीं बोल रहा कि सर चेक से पे करें, कैश से पे करें, तो एक काम करो, सारा का सारा खर्चा ना, एक काम करो अपना 2,28,000 रुपए को नगद ही पे कर दो। लेकिन अगर ये कह रहा है कि बिल्डिंग जो मैंने परचेज करी 2 लाख रुपए, और इस 2 लाख को मैंने बैंक से पेमेंट करी, ऐसा ही कहना चाह रहा है मान लीजिए, तो 2 लाख रुपए बैंक से दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को यहीं की मॉडिफाई कर देते हैं एक बार, 2 लाख रुपए ना मान लीजिए बैंक से पेमेंट करिए, और बाकी जो खर्चे हुए हैं कमीशन वाले और ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस वाले, ये ना आप नगद पे करें। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,28,000, और बैंक से जाएंगे हमारे 2 लाख रुपए, और 2 कैश मैंने कितना पे करा है, कैश मैंने पे करा 24,000 ये पे करे और 4,000 मैंने ये पे करे, टोटल कितने पे करे मैंने 28,000 रुपए। क्लियर। उसके बाद 12 को बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू अरुण, मैंने अरुण को माल बेचा है 2 लाख रुपए का, और अरुण पेज 1/4 अमाउंट इन कैश। अरुण कह रहा है मैं इसका 2 लाख का 1/4 पे कर दूंगा, 2 लाख का 1/4 पे करोगे मतलब 50,000 रुपए पेमेंट कर देगा, 2 लाख में से 50,000, बाकी 1.5 लाख की पेमेंट नहीं कर रहा वो। तो एक बात बताओ, मैंने सेल करी है, सेल तो मैंने 2 लाख रुपए करी है, लेकिन जब सेल करने के बाद जो मेरे पास पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, वो सिर्फ वो दे रहा है मुझे 50,000 रुपए, वो भी 1.5 लाख रुपए नहीं दे रहा। जब 1.5 लाख रुपए नहीं दे रहा तो कभी ना कभी तो मेरे को पेमेंट करेगा वो, जब पेमेंट वो मुझे कभी ना कभी करेगा तो मेरी बन जाएगी असेट्स, और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और असेट्स का नाम क्या है, अरुण। अरुण मैं तुझे डेबिट कर दूंगा 1.5 लाख रुपए से। आज एक काम कर, तू बन जा मेरा डेटर। क्या बन जाएगा, डेटर। कभी ना कभी तू मुझे पैसा देगा 1.5 लाख रुपए, मैंने बना लिया तुझे अपना डेटर, और तू एक काम कर डेबिट हो जाए, क्योंकि डेटर हमारी असेट्स होती है और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। और 2 जैसे कि आप लोग जानते हो मैंने सेल्स करी थी, तो सेल्स अकाउंट कितने रुपए, 2 लाख रुपए। समझ में आया। 2 लाख की सेल पर मेरे पास 50,000 रुपए आ गए, 1.5 लाख रुपए भी आने बाकी हैं। इसके बाद चलते हैं 14 अप्रैल को। कह रहा है चेक ₹1,48,000
इज रिसीव्ड फ्रॉम अरुण। अरुण से मुझे 1,48,000 रुपए का चेक मिला है इन फुल सेटलमेंट। अरुण से मिलने कितने चाहिए थे बताओ? अभी देखा था ना, अरुण से हमें 1.5 लाख मिलने चाहिए थे, क्योंकि 2 लाख का माल बेचा था, 50 उसने पे कर दिए थे, 1.5 लाख मिलने चाहिए थे। 1.5 लाख में से वो मुझे 1,48,000 दे रहा है फुल सेटलमेंट में, वो भी चेक दे रहा है। एंड द चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और मैंने वो चेक तुरंत के तुरंत बैंक में जमा करा दिया। तो बताओ क्या होने वाला है? मुझे एक बात बताओ, पैसा कहां पर आएगा? मेरे पास आ रहा है, बैंक में आ रहा है। बैंक में तो पाने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक को डेबिट करो। मैंने बोला था ना पाने वाला में से डेबिट होता है। तो एक काम करो, बैंक को डेबिट कर दो। बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं? बैंक में आ रहे हैं 1,48,000 रुपए, और मैंने डिस्काउंट दिया है 2,000 रुपए का, क्योंकि 1.5 लाख रुपए आने थे, 2,000 रुपए नहीं आ रहे, तो मेरा लॉस हो गया 2,000 रुपए का। तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए। और 2 पहले मैंने अरुण को डेबिट करा था, अब अरुण ने काम का तू डेबिट से ना क्रेडिट हो जा, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा 1.5 लाख वाला, क्योंकि तूने पेमेंट कर दी। तो 2 अरुण, तो मैंने डेबिट से क्रेडिट कर दिया। डेबिट से क्रेडिट हमेशा कट जाता है। तो देखो 1.5 लाख रुपए हमारा खत्म। अरुण तो खत्म हो गया 1.5 लाख रुपए से। तो मुझे 1,48,000 का चेक से पेमेंट कर दी, और वो चेक मैंने बैंक में जमा करा दिया तुरंत, इसलिए मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। और 2,000 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड को मुझे डेबिट करना पड़ा। क्लियर? उसके बाद चलते हैं हम लोग 16 अप्रैल को। ये हमारा पेज भर चुका है। पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 180 रुपए। मैंने स्टेशनरी वगैरह परचेज करी, पेन पेंसिल वगैरह 16 अप्रैल को। ये तो बहुत सिंपल है। स्टेशनरी एक्सपेंस याद रखना है। स्टेशनरी एक्सपेंस आप स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से दिखा सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे बोला था खर्चा खर्चे के नाम से ही आता है। खर्चा खर्चे के नाम से ही आता है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 2 मैंने कैसे खरीदा होगा? कैश, छोटा से तो अमाउंट है, कैश ही दिया होगा मैंने, सीधी सी बात है, 180 रुपए। क्लियर? उसके बाद 16 के बाद चलते हैं हम लोग 17 पर। किस पर चलते हैं हम लोग? 17 पर। 17 बोल रहा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करी है बिल्डिंग। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग बाय चेक ₹1,000। कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ कुछ नहीं है। यहाँ पर पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है। ये पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग। पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक ₹1,000। जैसे हम लोग बिल्डिंग परचेज करते हैं तो उस पर ना हम लोग फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा कर देते हैं। तो मैंने उस पर 1,000 रुपए खर्चा कर दिया, मैंने चेक से पेमेंट कर दी। ये तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है। मतलब मैंने अपने बिजनेस में मेरे जो सामान रखा रहता है, कहीं उसमें आग ना लग जाए, कुछ चोरी ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैंने उसका इंश्योरेंस करवा दिया, और मैंने 1,000 की पेमेंट मैंने चेक से कर दी। ऐसे जो शंकर है, जो बिजनेस का मालिक है, उसने ना अपने लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया उसने चेक से 4,000 रुपए। देखो जब भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं हम लोग बिजनेस से पैसा निकालकर, तो ये हमेशा हमारी क्या होती है? ड्राइंग। याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा ड्राइंग होगी, लाइफ। लेकिन अगर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये बिजनेस का ही माना जाता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैंने 17 अप्रैल को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा बिजनेस के हिसाब से। इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे करा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना पे करा मैंने? 1,000 रुपए। उसके बाद मैंने ड्राइंग भी कर ली, क्योंकि मैंने अपने लाइफ का खर्चा कर दिया, लाइफ का इंश्योरेंस कराया। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए मैंने कराया? 4,000 रुपए। टू, ये सारा का सारा पैसा हम लोगों ने दिया है बैंक से, मतलब चेक से दिया है। तो 2 बैंक अकाउंट पूरे के पूरे 5,000 रुपए। क्या आपको बात समझ में आती है? ये तो रहा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये रहा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और दोनों की दोनों पेमेंट मैंने बैंक से करी है, मतलब चेक से करी, इसलिए बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पैसा हमसे गया तो क्रेडिट। उसके बाद हम लोग चलते हैं 20 को। आपको वीडियो कैसे लग रही है दोस्तों? बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक कर देना। चलिए 20 को करते हैं। पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग। ऑफिस को जैसे साफ सफाई वगैरह कराते हैं ना, साफ सफाई वगैरह, सुबह सुबह जैसा आता है स्टाफ वगैरह साफ सफाई करता है, नॉर्मल बाई वगैरह जाती है ना, तो ऑफिस क्लीनिंग पे खर्चा हो गया हमारा 200 रुपए का 20 तारीख को। तो ये ऑफिस का खर्चा माना जाता है, मतलब ऑफिस का एक्सपेंस माना जाता है। तो खर्चा को तो पता है आपको डेबिट ही करना पड़ता है, तो इसको तो सिंपल ही कर लो। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 200 रुपए। तो मैंने कैश ही दिया होगा उसको, नगद थोड़ी ना लेगी बैंक, ये थोड़ी ना बोलेगी बाई कि मुझे दे दो चेक 200 रुपए का। अरे बाबू क्या बात कर रहे हो, 200 रुपए का तुम कैश ले लो। 28 तारीख को बोल रहा है रिसीव्ड अ सम ऑफ ₹2500, और मुझे पैसे रिसीव हुए हैं, बीइंग रेंट के रिसीव हुए हैं फॉर अ पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट। मैंने
कह सकते हो एक तरीके से मेरी बिल्डिंग का एक पोर्शन है, मैंने लेट आउट कर रखा था। लेट आउट मतलब किराए पर दे रखा था, वहां से मुझे 25 रुपए का रेंट मिला है। और रेंट मिला है तो क्या हो गया, पैसा तो आया होगा तुम्हारे पास। जब आता है कोई भी चीज हम लोग क्या करते हैं उसको डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आए हैं मेरे पास रेंट के, 2500 रुपए। रेंट कितने रुपए आए, 2500 रुपए। टू कैश अकाउंट डेबिट टू, भैया क्या आया, किसकी वजह से पैसे आए हैं, वजह तुम हो, वजह रेंट है। 2500 मैंने कर दिया क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद 28 तारीख को दोबारा ट्रीटमेंट करना है एक और, एक ही दिन में 2 ट्रांजेक्शन करने हैं, तो क्या दिक्कत है, कर दो। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम में मैंने अपने बिजनेस को प्रमोट करवा दिया, जिससे कि हमारा बिजनेस बढ़े। तो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में प्रमोट करवाने के लिए एडवर्टीजमेंट करवा दिया, 2000 रुपए दे भी दिया। मैंने नगद दिया होगा, कुछ नहीं बोल रहा ना, चेक नहीं बोल रहा, तो नगद दिया होगा 2000 रुपए। एडवर्टीजमेंट हमारे बिजनेस के लिए खर्चा माना जाता है, तो एडवर्टीजमेंट के नाम से ही आती है, क्योंकि आपको पता है खर्चा खर्चे के नाम से आता है। तो बस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, मैंने ये कैश पे करा होगा तो टू कैश अकाउंट। कितना पे करा मैंने, 2000 रुपए। कितना पे करा मैंने, ये 2000 रुपए। अब एक काम करना, आपको पता ही है लास्ट में टोटल करना होता है, टोटल रुपीस, जो भी टोटल आया ना यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख लेना। इस पेज का टोटल और इस पेज का टोटल आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जो मेरे हिसाब से आएगा 12,27,880। 12,27,880 12,27,880 रुपए आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये रखा और इस वाले क्वेश्चन को और कर लेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को अगर पढ़कर देख लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मुरलीधर एंड सन्स। इसकी बुक में आपको करने ट्रांजेक्शन। टिम्बर मर्चेंट, टिम्बर का काम करता है। गिविंग सूटेबल नरेशन, आपको नरेशन भी देकर देनी है इस बार, तो नरेशन भी काफी अच्छी दे देना। तो इस बार क्वेश्चन में मुझे लगता है नरेशन मुझे भी देनी पड़ेगी, ठीक है, नरेशन दे देंगे। ये आपको 5 देर के एडजस्टमेंट, तो पहला कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन याद रखना मैं नहीं बनाने वाला अब आप लोगों के लिए डेट वगैरह पर्टिकुलर वगैरह, लेकिन चाहते हो तो एक काम कर लेते हैं फटाफट से हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, जर्नल ऑफ मुरलीधर लिख देना, जर्नल ऑफ मुरलीधर। चलो करते हैं फर्स्ट कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जे पीटरसन। जे पीटरसन से आपको चेक मिला है 5450 रुपए का। अलाउड हिम डिस्काउंट 150 रुपए, मैंने उसको 150 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया। इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और जो मेरे को वो चेक मिला है वो मैंने तुरंत के तुरंत बैंक में जमा करा दिया। मुझे बताओ मुरलीधर, इससे जे पीटरसन से मुझे पैसे मिलने कितने चाहिए थे, 5450 तो मिले हैं और बाकी 150 का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया है। मुझे उससे 5600 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने मेरे पास, 5450, और मैंने डिस्काउंट कितना दे दिया उसको, 150 रुपए का। लेकिन जो पैसे आए हैं मेरे पास, अगर मेरे पास पैसे आए होते तो मैं बोलता कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करता। लेकिन पैसा नहीं आया, मेरे पास चेक आया और वो चेक मैंने तुरंत बैंक में जमा करा दिया। तो पैसा डायरेक्टली देखा जाए तो बैंक में गया, तो आप क्या बोल दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। जो कितने रुपए, 5450 रुपए, और मैंने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट। मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड दे दिया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसको दिया मैंने, जे पीटरसन को। तो जे पीटरसन, ठीक है। तो उसको 5450 उससे मिले मेरे को, 150 का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, और आफ्टर ऑल मुझे उससे 5600 रुपए मिलने चाहिए थे। अब जे पीटरसन से हमारा नाता खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको कर दिया क्रेडिट। तो जे पीटरसन तो क्रेडिट हो जा, क्योंकि तेरे से पैसे अब इन फ्यूचर तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहने वाला 5600 रुपए से, क्योंकि तूने मेरे को 5450 पेमेंट कर दिया और 150 का मेरा हो गया लॉस, इसलिए मैंने कर दिया डेबिट डिस्काउंट अलाउड के नाम से। अब करनी है हमें इसकी नरेशन, क्योंकि नरेशन भी देनी है, तो नरेशन लिखते हैं हमेशा बीइंग से। बीइंग चेक रिसीव्ड, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड लिख देना, सिंपल है बस। दूसरा रिटर्न गुड्स टू ये है सुदर्शन होगा, सुदर्शन। रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 350। मैंने सुदर्शन को 350 रुपए का माल वापस कर दिया, तो मैंने सुदर्शन से कभी माल परचेज करा होगा। जब सुदर्शन को माल वापस करूंगा तो पाने वाला कौन होगा, सुदर्शन। तो सुदर्शन को डेबिट कर दो, तो सुदर्शन डेबिट कितने रुपए, सुदर्शन डेबिट होंगे हमारे कितने रुपए, 350 रुपए टू
मैंने उससे माल कभी परचेज करा था, और मैंने जब परचेज करा था तो मैंने परचेज को डेबिट करा होगा, लेकिन जब मैं वही माल परचेज वाला वापस कर रहा हूँ तो मुझे परचेज रिटर्न करना पड़ेगा। जब परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो आपको करना पड़ेगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट 350 रुपए। सुदर्शन को डेबिट कर दे क्योंकि मैंने उसको माल वापस करा है, और टू परचेज रिटर्न क्योंकि मेरे से माल वापस गया है। अब इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुदर्शन, बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुदर्शन। उसके बाद हम लोग करते हैं थर्ड कह रहा है इश्यूड अ चेक इन फेवर ऑफ मेसर करणवीर टिम्बर कंपनी। मैंने करणवीर टिम्बर कंपनी को मैंने चेक दे दिया है, चेक इश्यू कर दिया ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ टिम्बर ऑफ रुपीज 7500। मैंने कभी करणवीर टिम्बर कंपनी से मैंने 7500 रुपए का माल परचेज करा होगा, और जब मैंने उससे माल परचेज करा है और मैंने उसको पेमेंट कर दिए चेक से, मतलब बैंक से कर दिए, तो मैंने किसी को पेमेंट करी, मुझे उससे क्या मतलब? भाई मेरे पास माल आया, पैसा गया, बात खत्म। तो मैं बोल दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और मैंने पेमेंट जो करी चेक से करी मतलब बैंक से करी है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने कितने की पेमेंट करी है इसको? 7500 रुपए की। तो इसकी नरेशन क्या बनेगी बताओ? बीइंग चेक इश्यूड फॉर टिम्बर परचेज, क्योंकि मैंने टिम्बर परचेज करा इसलिए मैंने चेक इश्यू कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है यहाँ पर करते हैं कैरिड फॉरवर्ड और यहाँ पर करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड, वो आप लोग कर लेना, मैंने सिखा रखा आपको पिछली काफी सारी वीडियोस में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, अच्छा पहले वाले पॉइंट में याद रखना, मैंने करणवीर टिम्बर से जो मैंने परचेज करी है चेक से पेमेंट करी है, तो ना मुझे करणवीर टिम्बर से मतलब नहीं है, क्योंकि भाई मेरे पास माल आया इसलिए मैंने परचेज को डेबिट कर दिया यहाँ पर, इसलिए मैंने परचेज को डेबिट करा, और मेरे से चेक से पेमेंट गई इसलिए मैंने बैंक क्रेडिट कर दिया। अब मुझे उससे मतलब नहीं मैंने किससे माल लिया, किसको दिया, क्या है क्या नहीं है। मैंने माल परचेज करा, भाई जो आया डेबिट कर दे, जो गया मैंने क्रेडिट कर दिया, बात खत्म। मुझे क्या मतलब मैंने किससे लिया किससे नहीं लिया। फोर्थ, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 50,000। मैंने मशीन परचेज करी 50,000 रुपए की चेक से, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, जैसे मशीन लेकर आते हो तो मैंने आपसे बोला था जो भी कोई आप फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हो तो जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे हमें उसकी फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड करने पड़ते हैं। तो आपने मशीन परचेज करी 50,000 की चेक से, और उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा दिए 2500 रुपए, लेकिन ये जो पे कर रहे हैं आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस के, ये नगद पे कर रहे हैं। तो मुझे बताओ मशीन आपको कितने की पड़ेगी? मशीन तो 50 की नहीं पड़ेगी ना, मशीन तो आपको पड़ेगी 52,500 की। तो पहले मशीन खरीद लो। मशीन अकाउंट डेबिट कितने रुपए की? 52,500 रुपए की। लेकिन मैंने आपसे बोला मशीन परचेज करिए 50,000 चेक से और बाकी 2500 आपने पे करे नगद, तो कोई दिक्कत नहीं। टू बैंक कितने रुपए? 50,000 रुपए, क्योंकि आपने ये नगद मशीन खरीदी। और टू कैश अकाउंट, क्यों? क्योंकि आपने जो इंस्टॉलेशन चार्ज थे आपने नगद पे करे 2500 रुपए, तो टू 2500 रुपए। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग क्या? मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड इन कैश। बस सिंपल इतना लिख देना। इसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट है और आज की वीडियो हमारी लास्ट है। लास्ट की वीडियो में हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, उसके बाद हम लोग मिलेंगे। ये भी हमारा 6th पार्ट चल रहा है ना, उसको 7th पार्ट पर मिलेंगे। मतलब कुल मिलाकर ये हमारे काफी सारे पार्ट आने वाले हैं जर्नल एंट्रीज के, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जर्नल एंट्रीज में कुछ भी दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली। और शायद हमारा ये वाला जो पार्ट बन रहा है पार्ट 6 से लास्ट हो सकता है, इसके बाद में पार्ट ना भी बनाऊं। लेकिन अगर आप कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट लिख दोगे सर और पार्ट चाहिए और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन चाहिए, तो मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए और भी काफी सारे क्वेश्चन बना दूंगा। लेकिन कंसेप्ट हमारे इतने ही हैं जितने मैं करवा चुका हूं आपको, इसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं बचता। ऐसे तो एंट्रीज काफी सारी हैं, दुनिया भर में बहुत सारी होती है, कंसेप्ट बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे तो, लेकिन 11th लेवल पर इतने ही है। लेकिन फिर भी अगर मुझे कुछ लगेगा कि एडवांस लेवल की कुछ एंट्रीज हैं तो उनको कराने के लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए पार्ट 7 भी बना दूंगा। लेकिन आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में ऐसी बातें रखना कि सर प्लीज पार्ट 7 भी बनाओ, तभी आपके लिए पार्ट 7 भी बना दूंगा। लास्ट पॉइंट कह रहा है 5th, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख फ्रॉम अजय। मैंने अजय से 1 लाख का माल खरीदा एंड सप्लाइड इट टू विजय 1,20,000। मतलब मैंने अजय से 1 लाख का माल खरीद के मैंने उसको विजय को बेच दिया 1,20,000 रुपए का। तो इसी वाले क्वेश्चन में पता है 2 एंट्री बनने वाली है। पहले काम करो, अजय से माल खरीदो 1 लाख रुपए का, तो खरीदने की एंट्री आपको पता ही है।
परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय, 1 लाख का मैंने जैसे माल खरीदा, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज, सिंपल बीइंग गुड्स परचेज। और इसी में ही पार्ट ये 5 का ना, इसी में ही सेकंड एंट्री और बनेगी। मैंने अजय से माल खरीद कर 1 लाख का, विजय को मैंने 1,20,000 का माल बेच दिया, तो पाने वाला कौन है अब? विजय। तो विजय को डेबिट कर दो, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,20,000 रुपए। क्लियर? तो लिखते ना बीइंग गुड्स सोल्ड टू विजय। ठीक है, इसका लास्ट में टोटल कर देना, टोटल जो भी आपका आने वाला है देख लेना। टोटल रुपीज 5600, 350, 7500, 52,500, 1 लाख और 1,20,000 टोटल करोगे आप आएगा 2,85,950, 2,85,950, 2,85,950। ठीक है, तो दोस्तों बताओ आपको हमारी वाली वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और अपने सभी दोस्तों को पहुंचा देना। और अगर आपको हमारे जितने भी नोट्स हैं, अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे काम करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पर हम लोग इन सभी नोट्स का पीडीएफ बनाकर हम लोग वहां पर अपलोड कर देते हैं, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने हाथों से नोट्स बना सकते हो। और अगर आप लोगों का कोई डाउट हो, सुझाव हो, या कुछ आप समझाना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो, या किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम आईडी का आपको जो लिंक है, या पेज का जो लिंक है, आपको नीचे कमेंट में, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप हमारे पेज को फॉलो कर लेना, हमसे बात करना। हम लोग रेगुलर वहां पर लाइव रात को 10 बजे आते हैं, जिससे कि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं बहुत कुछ, और हम लोग आपके डाउट्स को समझते हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं। मतलब इंस्टाग्राम को अगर फॉलो नहीं करा तो कुल मिलाकर ये कि फटाफट से कर लो, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।